इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ये जो ट्राइंगल है इसके वर्टिसेस को हम नेम कर देते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी। तो इसकी 3 साइड्स हो जाएंगी। तो जैसे ये ट्राइंगल बनेगा ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। तो देखो ये सबसे पहले हम साइड्स लिखते हैं, फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले साइड हो गई ए बी, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हम माइनस करके निकाल लेंगे। तो -1 -3, दैट इज -4, 1 -5, ये -4, और 2 -4, ये 6। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए A1 B1 C1। अब डायरेक्शन रेशियोज से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये L1 निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो A1 B1 C1 से वेक्टर बनेगा, और अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। तो इस वेक्टर को, जैसे x वाले कोफिशिएंट को A1 को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, √A1² प्लस B1² प्लस C1²। तो A1 की वैल्यू हो गई -4 डिवाइड बाई √ ये A1 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 16 B1 का स्क्वायर, और ये 36। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन √ ये 16 + 16 32, और 36 68। तो हो जाएगा -4 अपॉन 68, 17 × 4 होता है, तो 2√17 हो जाएगा। तो ये -2/√17। इसी तरह से m1 निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा B1 अपॉन √ ये A1² प्लस B1² प्लस C1²। तो देखिए A1 B1 C1 से वेक्टर बनेगा, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो डायरेक्शन रेशियोज को, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी -4, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से 16 + 16 + 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम ही डेटा है, तो -2/√17 आ जाएगा। n1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन √ A1² प्लस B1² प्लस C1²। तो ये 6 अपॉन √ ये तो कैलकुलेट करा ही हुआ है, √68 आ जाएगा। तो 6 अपॉन 2√17, तो हो जाएगा 3 अपॉन √17। तो ये मैंने एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाला, डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। अब देखिए जैसे ए बी वेक्टर है, ए बी साइड है, तो इसको हम बी ए साइड भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसलिए प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी रहती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी और बी ए, क्योंकि लाइन को आप कैसे भी लिख सकते हो, उस साइड को ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये -2/√17, -2/√17, और 3/√17। ठीक है, तो जैसे मैंने एक साइड के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, वैसे दूसरी साइड के, और वैसे ही तीसरी साइड के निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बीसी साइड के देखो जरा। बीसी का हो जाएगा A2 B2 और C2। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इसमें से इसको माइनस करो तो -5 -1, यानी कि -5 -1, तो ये +1 हो जाएगा, दैट इज -4। फिर -5 -1, दैट इज -6। फिर Z2 - Z1, तो -2 -2,
ये -4 हो गया, और इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। देखो वही डेटा है, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये -4/√68 इसी के बराबर हो जाएगा, -2/√17। फिर ये m1 हो जाएगा -6, तो 6 वाला ये आया है 3/√17, तो ये माइनस है तो इसलिए -3/√17 आ जाएगा, और n1 हो जाएगा -2/√17। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू प्लस माइनस, और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम ऐसे ये साइन लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट जो है पॉइंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे प्लस माइनस -2/√17 -3/√17 और ये -2/√17। तो इसमें इनकी दोनों की पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। इसी तरह से सी ए तीसरी साइड हो जाएगी, और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से आप अपने आप करिएगा, तो इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, ये है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, एक्सरसाइज 11.2। टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्पेस का मतलब हो गया 3D। तो 3D ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। आपने ये 2D में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन अ पॉइंट on it and a parallel vector is given। तो आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ होगा और उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ होगा, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे ये कोई लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी। इसके ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन होगा, एक फिक्स पॉइंट, जैसे सपोज करिए पॉइंट ए है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होगा, ठीक है, और इसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा होगा, जैसे ये वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है बी, दिस इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब देखिए जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी फिगर की या किसी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको एक वेरिएबल पॉइंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल पॉइंट होगा P, जिसके बिना इक्वेशन नहीं बन सकती। तो ये जो P पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट को डिनोट करता है, जैसे x y z को। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अंडरस्टूड होगा, r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट।
तो ये अंडरस्टूड होगा, ये नहीं भी लिखा हुआ होगा तब भी आपको समझना पड़ेगा कि जो आर वेक्टर है वो किस चीज को डिनोट करता है। तो आर वेक्टर डिनोट करता है वेरिएबल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। इसके बिना कोई वेक्टर इक्वेशन नहीं बन सकती। तो ये तो गिवन हो गया, आपको एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और एक वेरिएबल पॉइंट है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होगा, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी, वो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो कुछ करके हमें इन तीनों को रिलेट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो वेक्टर है ए बी, ए पी, ये बी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो वो उसका रियल मल्टीपल होता है। तो इसको हम लैम्डा बी लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। तो लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब जैसे एपी वेक्टर, तो ये वेक्टर में हमने पढ़ा है बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए। तो ये ओपी माइनस ओ ए लैम्डा टाइम्स बी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ओपी क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर, तो हम ओपी को आर वेक्टर लिख देंगे। फिर ये ओ ए का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। तो ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है। ये जो ए है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता है, ये फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती है। और एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत होती है। तो जो बी है वो पैरेलल वेक्टर, और ये अंडरस्टूड है वेक्टर आर। वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और लैम्डा क्या है? तो लैम्डा को अच्छी तरह से समझना है कि लैम्डा क्या चीज है। लैम्डा स्पेसिफाइज अ जनरल पॉइंट। लैम्डा स्पेसिफाइज अ जनरल पॉइंट। देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और ये जो पी पॉइंट है ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आर वेक्टर है ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक ही वेक्टर से सारे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए लैम्डा सबके लिए अलग अलग होगा। यानी कि हर एक पॉइंट के लिए लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दोगे तो ये जो जनरल पॉइंट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा। तो लैम्डा जो जनरल पॉइंट है उसको स्पेसिफाई करता है। यानी कि जब भी आप लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू उसमें डाल दोगे तो ये जो पॉइंट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने लैम्डा को 0 पुट कर दिया तो ये ए वेक्टर बन गया। और ए वेक्टर क्या है? ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही लैम्डा को अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पे एक वेक्टर बन जाएगा ए प्लस बी। जब इसकी वैल्यू दी जाएगी तो ए प्लस बी एक सिंगल वेक्टर होगा, वो एक नए पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन lambda has a particular value। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो गई जहां पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ होगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ होगा। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अभी हमने देखा कि एक लाइन थी हमारे पास
जिसमें एक पॉइंट आपको मिला था और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो। यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर की प्लेस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जैसे x1 y1 z1। एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर के कोफिशिएंट्स आपको पता होंगे, जैसे ai प्लस bj प्लस ck। या आपको ये बताया जाएगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर यानी कि बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो गए ए बी सी। और वेरिएबल पॉइंट जो कि आपको आर वेक्टर से मिला था, यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपके पास ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। ये तीन चीजें दी जाएंगी, एक फिक्स पॉइंट दे रखा होगा, वेरिएबल पॉइंट तो अंडरस्टूड है, ये तो आपको अज्यूम करना पड़ता है, और एक डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे। तो इन तीनों को रिलेट करके जो इक्वेशन बनेगी वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी इस लाइन की। तो देखो, वेक्टर इक्वेशन से हमें क्या मिला था, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन थी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो r हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, और जो a वेक्टर है ये हो जाएगा, इससे हम a वेक्टर को निकाल सकते हैं, है ना। इसमें ij के लगा दो तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो a वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये हो गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, और b की वैल्यू हो जाएगी ai प्लस bj प्लस ck। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है और राइट हैंड साइड में दो वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करोगे तो वो एक वेक्टर बन जाएगा। अब जब हम दो वेक्टर को कंपेयर करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, जैसे i का कोफिशिएंट x हो गया, इधर i का कोफिशिएंट x1 और इधर i का कोफिशिएंट हो गया a लैम्डा, यानी कि x की वैल्यू हो गई x1 प्लस a लैम्डा। ऐसे ही j के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा। फिर k के कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा। तो ये हो गया x माइनस x1, x1 को इधर ले गए, डिवाइड बाई a, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। फिर y माइनस y1 बाई b, ये भी लैम्डा की वैल्यू हो गई। और z माइनस z1 बाई c, ये भी लैम्डा की वैल्यू। अब क्योंकि ये तीनों लैम्डा की वैल्यूज हैं तो हम इन तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। तो ये हो गई लाइन की इक्वेशन, इसको बोलता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें ये जो x1 y1 z1 है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट को डिनोट करता है, और जो ए बी सी है वो डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इसमें एक एग्जांपल को देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, आपको लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन दे रखी, गिवन लाइन इज 2x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3z माइनस 1 अपॉन 6। ये एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और इससे पूछा है आपसे कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन। ठीक है, तो देखिए कि ये जो ABC है ये डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं, ABC। तो डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे पैरेलल वेक्टर के, और ये जो x1 y1 z है इससे जो मिलेगा वो पॉइंट मिलेगा। लेकिन x तो x ही हो सकता है, ये वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, आप x को 2x नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ये 2x।
तो अगर हम इसको इस तरह से लिख पाए कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, y का कोफिशिएंट भी 1 हो जाए और z का कोफिशिएंट भी 1 हो जाए, तब हम इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, ये जैसे 2x प्लस 3/5 है, हम इसको x के कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ये 1 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3z माइनस 1/6। अब इसको कोफिशिएंट को हमें 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये x हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, और जब आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये y का कोफिशिएंट -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2। इसमें z के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये z, इसको 3 से डिवाइड करिए 1/3, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5/2, और b की वैल्यू हो गई -2, और c की वैल्यू हो गई 2। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब आप रेशियोज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप एक और सेट डायरेक्शन रेशियोज का बना सकते हो। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज को फ्रैक्शंस में नहीं लिखते हैं, आर नॉट रिटन इन फ्रैक्शंस। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज की फ्रैक्शन के टर्म्स में वैल्यू आती है, तो आप क्या करोगे, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे डायरेक्शन रेशियोज को, तो आपको एक नया सेट मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियोज का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज आर 5, 4, -4 एंड 4। तो आंसर हो गया ये, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म्स। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखिए, जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ए, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी। और जो लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ पे b तो पॉइंट दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे p लिख दिया। तो p क्या चीज है, p इज पैरेलल वेक्टर टू लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट के लिए हम वेक्टर लिखते हैं, ये आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे सपोज करिए कोई ओरिजिन है, ये जैसे यहाँ पे ओरिजिन हमने सपोज कर लिया, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका पैरेलल वेक्टर है पी। ठीक है, तो इसमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत है। तो अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दें, तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। तो ए बी को ज्वाइन करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं, एंड दिस इज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर को हम क्या यूज कर सकते हैं, ए बी वेक्टर,
और ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए। तो पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, और ये जो पी वेक्टर है इसकी जगह हो जाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बी है वो पैरेलल वेक्टर नहीं है, बी इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर बनाने के लिए हमें इसमें पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखिए बेटा। कार्टेशियन फॉर्म में आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए होंगे, ये ऐसे दिए होंगे x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन इज x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, और z माइनस z1 बाय सी, जहां पे ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ABC are direction ratios of line or its parallel vector। इसको हम लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं या पैरेलल वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो अब ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको माइनस करके हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, B हो जाएगा y2 माइनस y1, और C हो जाएगा z2 माइनस z1। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट को क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला फिक्स पॉइंट लिया है x1 y1 z1। अगर हम ये वाला फिक्स पॉइंट लें तो क्या होगा, ये भी तो एक फिक्स पॉइंट है, इसको भी हम x1 y1 z1 की प्लेस पे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1। तो दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप x1 y1 z1 की प्लेस पे रख सकते हो, z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। तो दोनों ये जो इक्वेशन है वो सेम आएंगी, तो ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी तक हमने सीखा कि जो लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आपको पैरेलल वेक्टर दिया हुआ होगा या दो पॉइंट दे रखे होंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उससे हम लाइंस को पैरेलल, परपेंडिकुलर या उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको दो लाइंस दी हुई है, टू लाइंस, आपको ये दो लाइंस वेक्टर फॉर्म में दी जा सकती है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई, एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू, जैसे लैम्डा है वैसे म्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, b2। ये दो लाइंस ऐसे दी जा सकते हैं या ऐसे दी जा सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय
C1। फिर ये x माइनस x2 बाय A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाय B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाय C2। तो आपको या तो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसमें आप लाइन का एक फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो, उसका पैरेलल वेक्टर, एक फिक्स पॉइंट इसका पैरेलल वेक्टर, यहां से ये फिक्स पॉइंट आ जाएगा x1 y1 z1 और ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ऐसे इसमें भी, तो इसमें दो लाइंस की पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? तो फर्स्ट कंडीशन है ये जो टू लाइंस हैं अगर ये पैरेलल होंगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी? तो देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल है, जैसे एक लाइन है लाइन 1 और ये लाइन 2, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके पैरेलल वेक्टर भी पैरेलल होंगे। जैसे ये b1 वेक्टर हो गया और ये इसका पैरेलल वेक्टर हो गया b2। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर भी पैरेलल होंगे, यानी कि b1 b2 के पैरेलल होगा। और आपको पता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो वो उसका रियल मल्टीपल होता है। तो डेल्टा से इस सम रियल नंबर, तो b1 इज इक्वल टू डेल्टा b2 हो जाएगी, वेयर डेल्टा कैन बी एनीथिंग, एनी रियल नंबर। तो अगर b1 b2 का कोई भी मल्टीपल है तो उसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। या एक और तरह से हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं कि b1 क्रॉस b2 0 के इक्वल होना चाहिए। और या एक और तरीके से हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरह से आप दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हो। दूसरा देखिए r परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी, जैसे ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके पैरेलल वेक्टर्स, जैसे इसका पैरेलल वेक्टर हो गया b1 और इसका पैरेलल वेक्टर हो गया b2, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो b1 इज परपेंडिकुलर टू b2। और अगर b1 b2 के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो b1 डॉट b2 विल बी इक्वल टू 0। और आप इसको डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जैसे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। These lines are inclined at theta। अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल होगा तो ठीक है, तो लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल होगा तो b1 और b2 के बीच में भी थीटा एंगल होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 होल मॉड्यूलस। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मॉडुलस इज यूज्ड अनलाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम मॉडुलस यूज नहीं करते, यूज्ड अनलाइक वेक्टर्स। तो यहाँ पे मॉडुलस यूज किया जाएगा क्योंकि वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लाइन की अगर ये लाइन है तो ये इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो वेक्टर है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए वेक्टर्स में मॉडुलस यूज नहीं करते। अब इसको अगर इसमें लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस b1 डॉट b2, ये इसके इक्वल हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 हो जाएगा अंडर रूट
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, ऐसे इक्वेशन दी हुई होगी, तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है जिसके साथ कोई लैम्डा नहीं होगा, कोई स्केलर नहीं होगा, वो तो a1 हो जाएगा, और जिसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा वो b1 हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन से आपको a1 और b1 मिल जाएंगे। डायरेक्शंस के लिए पॉइंट्स का कोई रोल नहीं है, a1 a2 का कुछ नहीं करना है, बस b1 और b2 आपको कैलकुलेट करना है और उसको अकॉर्डिंगली यूज करना है। ऐसे ही सबसे पहले तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूं कि आपको ये याद रहे। फॉर a1 b1 c1 etc, coefficient of x y z must be made 1। तो जब आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 बना लोगे, जैसे भी आपको एक एग्जांपल मैंने आपको करके बताया था, तब आपको ये डिनोमिनेटर से a1 b1 c1 मिल जाएंगे। और एक और चीज का ध्यान रखोगे कि डायरेक्शन रेशियोज को फ्रैक्शंस में नहीं लिखता है, ठीक है। तो अगर अननोन है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मान लो p/7 है तो ठीक है, लेकिन 3/7 होगा तो 3/7 नहीं लिखेंगे, फिर उसको आपको एक एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करने के लिए, जिसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में किया था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू, एक पॉइंट उसके ऊपर दे रखे 1,2,4 which is parallel to the line r is equal to I minus j plus k plus lambda 2i minus 3j plus k। तो देखिए क्या सिचुएशन है, आपको एक तो रिक्वायर्ड लाइन, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास करती है, से ए से पास करती है 1,2,4। आपको इसके पैरेलल एक लाइन दी हुई, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 3j प्लस के। तो पहले जो गिवन है उसको डिकोड करते हैं। ये है, इसको कंपेयर करिए एक लाइन की इक्वेशन से। तो ये लाइन की इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो ये तो फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इससे एक a की वैल्यू मिलेगी i माइनस जे प्लस के, और ये जो a है वो एक पॉइंट के इक्विवेलेंट होगा 1, -1, 1। और फिर पैरेलल वेक्टर मिलेगा, तो b वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के। तो जैसे ही आपको लाइन की इक्वेशन मिलती है तो आपका ये डी कोडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर एक पॉइंट है और इसके अंदर एक पैरेलल वेक्टर है। तो जैसे ये पॉइंट हो गया 1, -1, 1, और एक इसका पैरेलल वेक्टर है, जैसे इसके पैरेलल हमने ये वेक्टर बना दिया है बी वेक्टर, है ना। ये बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के हो। ठीक है, अब आते हैं रिक्वायर्ड लाइन।
इसकी इक्वेशन हमें जरूरत है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है। उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि यहाँ पे दे रखा है, और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये वाला वेक्टर इसके भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो बी वेक्टर है इज पैरेलल टू required line also. Therefore, equation of required line is r is equal to a plus lambda b. तो इसमें a तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, a पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j प्लस 4k। तो इसको हम लिख देंगे i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा, और b ये इसका पैरेलल वेक्टर हो गया 2i माइनस 3j प्लस k। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज के लिए यही समझना है कि आप एक लाइन अगर दी हुई है तो उससे आपको एक पॉइंट मिलता है और एक पैरेलल वेक्टर, और डायरेक्शन के लिए आपको पैरेलल वेक्टर को ही यूज करना होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ये जो स्क्यू लाइंस है इसका क्या मतलब होता है? स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग होती, नॉर इंटरसेक्टिंग। ये 2D में पॉसिबल नहीं है। 2D में या तो लाइन पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन 3D में ये पॉसिबल है। 3D में कैसे पॉसिबल है? जैसे सपोज करो कि ये एक प्लेन है ना, इसमें ये एक प्लेन है इस तरह से। अब ये लाइन देखो, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। फिर एक प्लेन दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन है इस तरह से ऐसे। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये इस प्लेन में ऐसे चली जाएगी, अलग अलग प्लेन में है, और ये एक प्लेन में ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइंस है 3D में अगर आप देखोगे तो ना तो ये आपस में पैरेलल होंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरह की लाइंस को स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह की डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ठीक है, अब जैसे आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट लाइन है और इसकी इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। और ये सेकेंड लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो आपको देखो इस लाइन में आपको क्या मिलेगा, एक तो फिक्स पॉइंट मिलेगा। जैसे ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया a1। इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया a2। ये सेकेंड लाइन का फिक्स पॉइंट हो गया।
A2। अब देखो इसका एक पैरेलल वेक्टर होगा, तो इसके पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B1 और इसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B2। अब क्योंकि ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, B1 और B2 के, तो इस पैरेलल ये वाला जो वेक्टर है ये किसके अलोंग होगा? B1 क्रॉस B2 के अलोंग। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। और यहाँ पे देखो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, मतलब इसकी शेडो हो जाएगी इसके ऊपर। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, यानी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते तो होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये अगर समझ में नहीं भी आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो फर्स्ट लाइन से ये जो लाइन है इससे आपको A1 और B1 मिल जाएगा, और सेकेंड लाइन से आपको A2 और B2 मिल जाएगा। जब ये वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे तो A2 माइनस A1 निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करके B1 क्रॉस B2, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। इसमें एक चीज का ध्यान रखो, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आता है, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये अगर 0 डिस्टेंस हो जाए तो ये दोनों मीट कर जाएंगे, तो इसका मतलब जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग हो। तो अगर आपको प्रूव करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, जो पहली वाली लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है A1 प्लस लैम्डा बी, और जो दूसरी इक्वेशन है उस वो दी हुई है A2 प्लस म्यू बी। बी इसमें कॉमन होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके इस बी को हम सेम कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे B1 वेक्टर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा बाई 2 को लैम्डा डैश लिख देंगे। तो जो स्केलर नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले वेक्टर से मतलब। तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट मिलता है A1, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके अंदर भी एक पॉइंट मिलेगा A2, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। और इनके पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा, मान लीजिए कि ये वाला जो वेक्टर है ये B है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ये हो गया A2 माइनस A1। तो ये जो डिस्टेंस है
इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं तो ये वाले जो डिस्टेंस है ए डैश एम, ये रिक्वायर्ड है। ए डैश एम हमें कैलकुलेट करना। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो ए डैश एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश, ये हो जाएगा साइन थीटा के। तो ए डैश एम की वैल्यू हो जाएगी ए डैश साइन थीटा। तो जो ए डैश है वो तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला वेक्टर हो जाएगा A2 माइनस A1। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A2 माइनस A1 साइन थीटा। तो देखिए, अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, A2 माइनस A1 और B का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम निकाल रहे हैं A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इन दोनों के बीच का एंगल का साइन, तो ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको A2 माइनस A1 क्रॉस B, इस B मैग्नीट्यूड को इस तरफ ले आइए, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड साइन थीटा के इक्वल हो। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा, देखते ही कैसे पता लगेगा कि लाइंस पैरेलल है? अगर ये दोनों वेक्टर्स सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगे, या प्रोपोर्शनल है यानी कि इनका रेशियो सेम होगा कोएफिशिएंट्स का, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज 11.2 कर सकते हो। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 11.2 विद एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 के आपके डाउट्स करेंगे। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. ओके।